हेलो। नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप की चर्चा करने से पहले मैं आपको कार्बन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सभी एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किया गया है और पीरियोडिक टेबल में उनको उनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वे एलिमेंट्स, वे तत्व आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबसेल, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। पी ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है। डी ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, और ए ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल, एफ उपकोष में जाता है। इलेक्ट्रॉन एटम की स्ट्रक्चर में एटम बना हुआ आता है ऑर्बिट से, कक्ष से, और कक्ष फिर सब डिवाइडेड रहते हैं उपकक्ष या उपकोष से, जिसे हम अंग्रेजी में यहां बोल रहे हैं सबसेल। अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उसके आधार पर हमारे पास में 4 तरह के सबसेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। एस सबसेल जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, और एस ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS122। एन यहां पर ऑर्बिट का नंबर शो करता है कि हम कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और ऑर्बिट को तय करते हैं ऑर्बिट के आधार पर। पीरियोडिक टेबल में वो किस पीरियड का एलिमेंट है वो ही उसका ऑर्बिट का नंबर होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ऑर्बिट होगी, सेकेंड पीरियड में 2 ऑर्बिट होंगी, तो उसका जो विन्यास होगा वो होगा 1s2 देन 2s2। ठीक है। इसी प्रकार से पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो विन्यास है वो होगा ns2 np126। यहां पर n ऑर्बिट की संख्या को रिप्रेजेंट करा कि उसमें कुल कितनी ऑर्बिट हैं। डी ब्लॉक के अंदर n-1d 1 to 10 और ns 0 से लेकर के 2, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, और n-1d में 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1, 2, 3, 4 अलग अलग एलिमेंट्स में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का विन्यास है n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 2, यानी या तो 0 या 1 या 2 स्टेबिलिटी रीजन से, और ns2। यहां पर चारों ब्लॉक्स में n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए फिफ्थ पीरियड की बात करें या 6th पीरियड की बात करें, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में 6th पीरियड के लिए हम क्या कहेंगे, 6s122, यानी उसका जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसके विन्यास सभी के क्या होंगे, 6s1, उसका विन्यास होगा 6s1, और सेकेंड ए ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका विन्यास होगा 6s2। पी ब्लॉक में अगर हम 6th पीरियड की बात करें तो उसका विन्यास होगा 6s2 और 6p1 से लेकर के 6 तक। वो कौन से ग्रुप में है उसके आधार पर 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5, 6p6। डी ब्लॉक में n-1d 1 से लेकर के 10 तक। ये n-1d से क्या तात्पर्य है, चूंकि डी ब्लॉक के तत्वों में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष के बजाय बाह्यतम कोष से अंदर वाली कोष के अंदर भरा जाता है, अंदर वाले सेल में भरा जाता है, जिसको बोलते हैं लास्ट बट वन सेल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम 6th पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उसका विन्यास होगा 6s 0 से 2, और उसके बाद में 6-1 यानी 5d 1 से लेकर के 10 तक। इसी प्रकार से ए ब्लॉक में यदि हम 6th पीरियड की बात करें तो इसमें होगा 6s2, 5d 0 से 2 और 4f 1 से लेकर के
14। हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो है कार्बन, और कार्बन के एलोटोप। तो कार्बन आता है पी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में हम रखते हैं एल्कली मेटल्स को, क्षार धातुओं को, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, क्षारीय मृदा धातुओं को। पी ब्लॉक में मेटल्स होती हैं, धातुएं, नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं, मेटेलॉइड्स होते हैं, उपधातुएं, और इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें। डी ब्लॉक के तत्वों को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व। संक्रमण शब्द जो है, जैसे संक्रामक बीमारियां उन बीमारियों को बोलते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के उसके जर्म्स हमें अटैक करते हैं, चाहे वो पानी के द्वारा जाएं, चाहे हवा के द्वारा जाएं, इनहेलेशन के द्वारा, तो अंदर जाकर के हमें बीमार करते हैं। उनको, ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं संक्रामक बीमारियां। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोष के बजाय बाह्यतम कोष से अंदर वाले कोष में, अंदर वाले कोष के उपकोष डी में जाकर के उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। और क्योंकि ट्रांजिशन मेटल, सारे ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुएं। एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो ट्रांजिशन मेटल्स के सबसेल n-1 डी से भी अंदर वाले n-2 एफ सबसेल में भरा जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं इसलिए इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनको हम पीरियोडिक टेबल की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट किसमें पाए जाते हैं? फर्स्ट ग्रुप में, और इनको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। सेकंड जो ग्रुप है बेरिलियम वाला, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेड, बेरियम, ये जो ग्रुप है ये कहलाता है सेकेंडरी ग्रुप। इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद में लास्ट में जो वर्ग हमें दिखाई दे रहा है हीलियम वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ये जो ग्रुप है इनको बोलते हैं हम इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें। उसके अलावा बोरोन से लेकर के फ्लोरीन तक का ये वाला जो ब्लॉक है जिसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक, इवन इनर्ट गैसेज भी इसी में इंक्लूड करते हुए ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। तो ये जो है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें ये जो लाइट येलो कलर के जो बॉक्स बने हुए हैं ये हैं मेटेलॉइड्स, उपधातुएं, जिनमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं, कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। ऊपर वाले डार्क ब्लू कलर के जो बॉक्स हैं ये होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल्स, अधातुएं, और ग्रीन कलर के जो बॉक्सेज हैं जिसमें हमें जो तत्व दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं मेटल। तो इस प्रकार से पी ब्लॉक के तत्वों में धातुएं भी होती हैं, अधातुएं भी होती हैं, उपधातुएं भी होती हैं, और इनर्ट गैसेज भी होता है। बीच में ये जो येलो कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ये मेटेलिक नेचर के होते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, जिसका कि विन्यास पिछली स्लाइड में हमने देखा है, होता है n-1d 1 to 10, ns 1 to 2। ये जो दो पिंक कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये पहला जो लाइट पिंक है, ये लाइट पिंक कलर का जो बॉक्स है एक्चुअली यहाँ पर ये 14 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब चूंकि इन 14 एलिमेंट्स को यदि हम यहां पर रखते तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाती, असुविधाजनक हो जाती, इसलिए इनको उठा करके हमने नीचे रखा हुआ है। और ये सारे के सारे कहलाते हैं लेंथेनाइट, जो कि एफ ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है। इसके बाद में अगला बॉक्स जो है डार्क पिंक कलर का, इसमें ये सारे के सारे तत्व 14 तत्व रखे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिनियम से स्टार्ट होने वाले एक्टिनाइट्स बोलते हैं। और इनको भी इसीलिए नीचे रखा जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल असुविधाजनक हमारे को नहीं लगे। तो ये दोनों लेंथेनम ग्रुप और एक्टिनियम ग्रुप ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, और इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनका विन्यास हमने पिछली स्लाइड में देखा है। वो होता है n-2f, 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इनमें, और स्टेबिलिटी रीजन से 1 से 14 वाले इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स n-1d में 0, 1 या 2 एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी रीजन से और अन्य कारणों से यहां पर पाए जाते हैं। और बाह्यतम कोष जो है वो इसका पूरा भरा होता है ns2।
अब चूंकि हम अध्ययन करने वाले हैं कार्बन के अपरूप, तो कार्बन का जो विन्यास है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कितना होगा। कार्बन कहां पाया जाता है, ये कार्बन पाया जाता है सेकेंड पीरियड में। इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वो कौन सा होगा, 2। इसमें 2 ऑर्बिट होंगे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया 2। तो विन्यास में 1s2 कंप्लीट भरा हुआ है, और 2 के अंदर यहां से लिथियम और बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2s2 तक ये कंप्लीट भरा हुआ है। उसके बाद में आया बोरोन, तो बोरोन का विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। इसके बाद में कार्बन, कार्बन का विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक तत्व के अलावा जो कॉपर है उसके अलावा कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो कि अपनी वर्ग संख्या के से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता हो। यहां पर कार्बन, जैसे कार्बन कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ये है फर्स्ट ए ग्रुप, ये है सेकंड ए ग्रुप। अगली स्लाइड के अंदर केवल पी ब्लॉक को दिखाने की कोशिश की है, तो ये है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और फिर एट्थ ए या जीरो ग्रुप जिसमें इनर्ट गैसें रखी हुई। तो यहां पर कार्बन कौन से पीरियड में हुआ है, कार्बन है हमारे दूसरे पीरियड में, लिथियम बेरिलियम फिर बोरोन और कार्बन ये सेकंड पीरियड में है। इसका मतलब इसका जो विन्यास है, विन्यास के अंदर हम सेकंड ऑर्बिट को काम में लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी इसकी 2, और कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ये फोर्थ ए ग्रुप में पाया जाता है। फोर्थ ए ग्रुप में पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस प्रकार से भरेंगे, 1s2 तो इसका पहले भरा हुआ है, उसके बाद में 2s2 और s के बाद में आएगा p। हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं पहले s, फिर p, फिर d और उसके बाद में f में। तो यहां पर d और f तो है ही नहीं, यहां पर s है, s में दो मैक्सिमम कितने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर s जो सबसेल है, s सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, जैसा मैंने कहा कि पहले तो होती है ऑर्बिट, ऑर्बिट में होते हैं फिर सबसेल, और सबसेल में होते हैं फिर ऑर्बिटल। तो s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। अब p ऑर्बिटल, p सबसेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल, px, py और pz, और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इसके अंदर कितने, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6। तो 2 s में और 6 p में, टोटल कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं। तो यहां पर कार्बन में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके p में, एक px में और दूसरा py में। आगे नाइट्रोजन की बात करें, इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। फिर ऑक्सीजन की बात करें, ये छठे सिक्स्थ ए ग्रुप में है, तो इसके पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, तो इसलिए इसका विन्यास क्या होगा, 2s2 2p4। 2p4 में px में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर py में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर pz में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब तीनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस px में आकर के वहां पर पेयरिंग करेगा। फ्लोरीन में इसका विन्यास क्या होगा, क्योंकि ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p5। तो px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद px में एक पेयरिंग कराएंगे और py में एक पेयरिंग कराएंगे। इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। वन एस टू 2s2, और यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये 2px, ये 2py और ये 2pz। तो कार्बन का विन्यास होगा ये 1s2 2s2 2p2। और कार्बन की बजाय अब कार्बन के आगे बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप और भर देंगे, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2p3। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का विन्यास यदि हम करें तो चूंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आकर के पेयरिंग करेगा, यहां आकर के पेयरिंग करेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का विन्यास। और ऑक्सीजन के बाद में हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7, तो इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन का यहां पर 2py में पेयरिंग होगा। और इसके बाद में फ्लोरीन के बाद में है नियोन। नियोन क्योंकि 8th ए ग्रुप में है, और 8th ए ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, तो इसलिए 8वां इलेक्ट्रॉन यहां आकर के पेयरिंग करेगा। और अब ये इसका
ऑक्टेट, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो इसलिए इसी वजह से नियोन इनर्ट गैस है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ये किसी से पेयरिंग नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये किसी को डोनेट भी नहीं कर सकता है, किसी से ले भी नहीं सकता है, पेयरिंग भी नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैस नियोन। ठीक है, अब हम वापस आते हैं कार्बन के ऊपर। तो कार्बन का विन्यास जैसा हमने देखा, टू पी टू, 1s2, 2s2 और 2p2, ये कार्बन का विन्यास होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के पास में इसकी ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में भरे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन p में भरे हुए हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है और बॉन्डिंग करता है, चाहे वो हाइड्रोजन से करे चाहे अपने कार्बन से करे, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, इसका जो 1s का जो इलेक्ट्रॉन है, ये 1s का इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और यहां से निकल करके एक्साइट होकर के p ऑर्बिटल में चला जाता है। अब p ऑर्बिटल में जाने से कार्बन के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, कार्बन के पास में हो गए हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी अब ये किसी भी दूसरे उस एलिमेंट से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है जिसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट से अगर ये बॉन्डिंग करेगा तो ऐसे 4 एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे मीथेन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर बीच में कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के पास में हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, उसके s ऑर्बिटल में पाया जाता है। हाइड्रोजन का विन्यास होता है वन एस वन। तो इस एक और उसका जो शेप होता है वो होता है एस ऑर्बिटल का राउंड शेप। और यहां पर जो टेट्राहेड्रल हमने बना रखा है, इस टेट्राहेड्रल में कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और sp3 का शेप जो है वो जैसा इसमें व्यवस्थित है इस प्रकार से। टेट्राहेड्रली 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल के ऊपर व्यवस्थित रहता है। यहां पर आप कहेंगे मैं 109 डिग्री 28 मिनट बोल रहा हूं और स्लाइड में 109.5 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका कारण यह है 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो आधा डिग्री में हुए 30 मिनट, और मैं बोल रहा हूं इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। तो 28 मिनट और 30 मिनट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण कुछ किताबों में या कुछ स्लाइड्स में यह भी लिखा जाता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.5 डिग्री, या एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यदि आप यूं लिखना चाहते हैं 109 डिग्री 5 मिनट, यदि आपने इस प्रकार से लिख दिया कि ये 109 डिग्री और 5 मिनट होगा, तो ये गलत होगा। आप या तो इसको एक्यूरेट वैल्यू लिखेंगे 109 डिग्री एंड 28 मिनट। 60 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू होता है, सॉरी 60 मिनट इक्विवेलेंट होता है 1 डिग्री के। इसलिए यहां पर इसका बॉन्ड एंगल ये दिया हुआ है 109 डिग्री 109.5 डिग्री, राइट। हाँ, तो यहां पर कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किन्हीं भी 4 एलिमेंट्स के द्वारा sp3 हाइब्रिड स्टेट में या sp2 हाइब्रिड स्टेट में
जैसी भी व्यवस्था उसकी हो, ग्रेफाइट में sp2 होगा, डायमंड में sp3 होगा, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। वो चारों कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं जैसे डायमंड में होते हैं, या फिर ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, जैसी उसकी व्यवस्था हो। तो अब हम बात करते हैं आगे कार्बन के अपर रूप की, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपर रूप किसे कहेंगे? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों में, प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, और इस गुण को अपर रूपता, एलोट्रोपी कहते हैं। सामान्यतः अधिकतर अपरूप शुद्ध रूप से तत्व के परमाणुओं से ही बने होते हैं। अपरूपों में जो गुणधर्म संबंधी भिन्नता होती है, उनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंसेज होते हैं, वह मुख्यतः कार्बन परमाणुओं के आबंधन यानी बॉन्डिंग में अंतर के फलस्वरूप होती। बॉन्डिंग में अंतर यानी उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो चारों के चारों बॉन्ड जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग तरह की होंगी। यदि कार्बन में, जैसे हम एसिटिलीन के अंदर पढ़ते हैं, उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्डिंग किस प्रकार की है उसके आधार पर इनके जो गुण हैं उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कार्बन के अपरूपों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और अक्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। यहां पर क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्रिस्टलाइन से हमारा क्या तात्पर्य है और अक्रिस्टलाइन से हमारा क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। यहां पर मैंने एक टेबल बनाने का प्रयास किया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और राइट में एमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय रूपों की अपन बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसे कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्री निश्चित होती है, यानी वो या तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, पेंटागोनल बनाएगा, जो भी हो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो निश्चित होगी, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स की ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं और शार्प होते हैं, जबकि एमोर्फस के अनिश्चित होते हैं। निश्चित से तात्पर्य और अनिश्चित से क्या तात्पर्य है? यदि हम एग्जांपल दें कि किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 80 से 81 के बीच में, तो 80 से 81 के बीच में वो 80.1 भी हो सकता है, 80.2 हो सकता है, 80.5 हो सकता है, 80.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है अनिश्चितता। जबकि यदि हम ये कहें कि पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 80.05 है, तो ये क्या है? निश्चित। 80.04 भी नहीं है और 80.06 भी नहीं है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और शार्प से तात्पर्य हमारा ये है, जब क्रिस्टल को हम मेल्ट करते हैं तो उसके क्रिस्टल के सारा का सारा क्रिस्टल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो आपने जैसे 80.05 दिया, तो 80.05 पे सारा का सारा क्रिस्टल एक साथ पिघल जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्रिस्टल पहले पिघल रहे हैं और पिघलते जा रहे हैं और 2 मिनट के बाद में 80 से लेकर के 81 तक पिघलते जा रहे हैं। तो 80 से 81 तक यदि पिघलते जा रहे हैं तो वो एमोर्फस सॉलिड होगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं हो सकता। सारे के सारे जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक साथ पिघलेंगे। ये है शार्पनेस से तात्पर्य। तीसरा जो गुण है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है कूलिंग कर्व। इसके कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड के कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के असतत होते हैं। असतत से क्या तात्पर्य है? असतत से तात्पर्य यह है, पानी जो है 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड वाटर, लिक्विड वाटर और वेपर वाटर, जिसको हम बोलते हैं बर्फ, पानी और वाष्प। केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं सॉलिड वाटर, लिक्विड वाटर और वेपर वाटर। तो सॉलिड वाटर यानी आइस को जब हम मेल्ट करें, हम उसको टेम्परेचर दें और हम उसको पिघलाएं, तो किस टेम्परेचर पे पिघलेगा? जिस टेम्परेचर पे पिघलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जनरली आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है, लेकिन यदि हम फेज रूल की दृष्टि से इसको देखें तो चूंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री बताते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री बताते हैं, कोई भी कंपाउंड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा
सेम उसी टेम्परेचर पर वो कभी भी मेल्ट नहीं होता है, उससे थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो यदि एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो पानी का सॉलिड वाटर का लिक्विड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉलिड वाटर यानी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0.0023 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो 0.0023 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आकर के वो पिघलना स्टार्ट होता है और बर्फ पिघलता जाता है, उसका पानी बनता जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारी की सारी बर्फ पिघल करके लिक्विड वाटर यानी पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जब सारा सॉलिड वाटर यानी बर्फ पिघल कर पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर के फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री पे पानी वाष्प में बदलना शुरू होता है। तो जब तक सारा का सारा पानी वाष्प में नहीं बदल जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब सारा वाष्प में बदल जाता है, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसको आप बोल सकते हैं हीटिंग कर्व। उल्टा यदि हम चलें तो वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के वाष्प का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक सारी की सारी वाष्प पानी में यानी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जब सारा पानी बन गया तो उसके बाद में टेम्परेचर फिर गिरना स्टार्ट होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के फिर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, लिक्विड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहां पर जाकर के फिर कांस्टेंट हो जाता है, और तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर यानी आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो यही इस ग्राफ के अंदर दिखाया है हमने कि यहां पर इस कोऑर्डिनेट पे हमने टेम्परेचर लिया है और इस कोऑर्डिनेट पे हमने टाइम लिया है। समय के साथ साथ जब हम वेपर को ठंडा करते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है, और डाउन होकर के यहां आकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आकर के कांस्टेंट हो जाता है, और तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारी वाष्प पानी में नहीं बदल जाए। जब ये पानी में बदल गई तो उसके बाद में इसका टेम्परेचर फिर डाउन होना शुरू होता है, और यहां 0 डिग्री पे आकर के फिर कांस्टेंट हो जाता है, और तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारा का सारा पानी बर्फ में नहीं बदल जाए। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद में इसका टेम्परेचर 0 से डाउन होना स्टार्ट होता है, -1, -2, -3। तो ये जो है इसके कूलिंग कर्व ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, बीच बीच में कांस्टेंट हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे असतत वक्र। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर कूलिंग कर्व जो है वो होते हैं कंटिन्यूअस, सतत, यानी वाष्प को आपने ठंडा करना शुरू किया, टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, वाष्प से कब वो द्रव में आना स्टार्ट हुआ, कब पूरा द्रव बन गया, और कब द्रव से वो ठोस में बदलना शुरू हुआ, और कब वो सारा का सारा ठोस में कन्वर्ट हो गया, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बता सकते हो कि किस पॉइंट के ऊपर इसकी फेज चेंज होना स्टार्ट हुई है। तो इस प्रकार के जो कर्व जो देते हैं वो सॉलिड होते हैं एमोर्फस सॉलिड। अगली प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपिक, विषमदेशिकता। ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपिक, समदेशिकता। इससे हम क्या समझते हैं, विषमदेशिकता को मैंने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, जिसमें ग्रीन कलर के डॉट्स एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, उसके नीचे दो ग्रीन कलर के डॉट्स के बीच में एक रेड कलर का डॉट है, फिर उससे नीचे वाली लाइन में 2 रेड कलर के डॉट्स के बीच में एक ग्रीन कलर का डॉट्स है, और इस प्रकार से एक लाइन में व्यवस्थित। इसको यूं कह सकते हैं, एक माली ने बगीचे में एक लाइन में आम के पेड़ लगाए, और आम के पेड़ लगाने के बाद में सेकंड लाइन के अंदर उसने 2 आम के पेड़ों के बीच में फिर जामुन के पेड़ लगाए, ठीक है। और उसके बाद में अगली लाइन में फिर जहां आम के पेड़ उसने लगाए थे उन्हीं आम के पेड़ों के लिए नीचे फिर उसने आम के पेड़ लगाए, फिर जहां जामुन के पेड़ लगाए थे उन्हीं की सीध में उसने वापस जामुन के पेड़ लगाए, और इस प्रकार से उसने एक बगीचा तैयार किया। अब इस बगीचे में यदि कोई व्यक्ति ए पॉइंट पर खड़ा होकर के बी पॉइंट की तरफ देखे, तो आप जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि उसके एक साइड में, राइट हैंड साइड में सारे ग्रीन यानी आम के पेड़ हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे रेड यानी जामुन के पेड़ हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि सी पॉइंट पर खड़ा होकर के डी की तरफ देखे, तो आप देखते हैं एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, अल्टरनेट डॉट्स आ रहे हैं, यानी एक आम का पेड़ है एक जामुन का पेड़ है। तो ये क्या अंतर हुआ, लगाए तो उसने एक सीध में थे, लेकिन देखने का एंगल बदल गया। जिस एंगल से व्यक्ति देख रहा है उस एंगल से उसको एक तरफ अल्टरनेट पेड़ दिखाई देते हैं और एक तरफ पैरेलल पेड़ दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण हैं, जब आप दिशा को चेंज कर दें और उसके गुण आपको भिन्न भिन्न नजर आए, तो जैसे भौतिक गुणों जैसे कि ऊष्मा, विद्युत का चालन, यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कठोरता, तनन,
इत्यादि का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं से करें तो उसका मान यदि भिन्न भिन्न आता है तो उसको अपन बोलेंगे एनआइसोट्रोपी। और ये गुण किसका होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर यदि व्यक्ति ए पॉइंट पर खड़ा होकर के बी की तरफ देखता है और माली ने जो बागीचा लगाया है उसमें उसने कोई सीक्वेंस नहीं बनाई है, उसने जहां भी गड्ढा खोदा वहां गड्ढा खोद दिया और रैंडमली कहीं आम लगा दिया, कहीं जामुन लगा दिया, कहीं आम लगा दिया, कहीं जामुन लगा दिया। तो अब वो व्यक्ति यदि ए से खड़ा होकर के बी की तरफ देखे, चाहे सी से खड़ा होकर के डी की तरफ देखे, उसको एवरेज अपने दाईं तरफ और अपने बाईं तरफ लगभग समान संख्या में आम और जामुन के पेड़ नजर आएंगे। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी या समदेशिकता। किसी भी तरह से किसी भी दिशा से उसकी प्रॉपर्टीज को उसका आप मापन करें तो वो सभी दिशाओं से समान आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम बोलेंगे कि ये एक्चुअल सॉलिड्स हैं, सही मायनों में ठोस हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स एक्रिस्टलीय ठोस, जिनको हम क्या बोलेंगे कि ये सही मायनों में ठोस नहीं होकर के अति शीतित द्रव है, सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे कांच को आम आदमी से यदि आप पूछोगे तो वो ये बताएगा कि ये एक सॉलिड है, जबकि वो एक्चुअली है क्या? वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। कांच को आप पिघलाने का प्रयास करेंगे तो कांच कब द्रव में बदलता है और कब ठोस में बदलता है, कब वाष्प में बदलता है, उसका टेम्परेचर आप बिल्कुल पिन पॉइंट आप नहीं बता सकते, जबकि आप बर्फ का बता सकते हैं कि वो 0.0023 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प में बदलता है। या हम कहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वापस वो पानी में बदलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के फ्रीज होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि हमने जो बात की है कार्बन के जो अपरूप हैं वो दो तरह के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप में तीन चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप जो है उनमें कोलतार, कोक, कोयला जो कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल। कास्ट चारकोल किस प्रकार से बनाया जाता है? ग्रामीण परिवेश के यदि बच्चे हों तो वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर विलायती बबूल बहुत पाया जाता है और विलायती बबूल के लिए कहते हैं कि उसके लिए कुल्हाड़ी जो है खाद का काम करती है। उसको जितना काटो उतना ही फूटता है, उतना ही बढ़ता है, बिना पानी के बढ़ता है और फैलता जा रहा है। किसी जमाने में उसको स्प्रेड किया गया था रेगिस्तान को मिटाने के लिए, लेकिन अब वो उसके कांटे इतने मजबूत होते हैं कि वो ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और खेती को बंजर करता जा रहा है। तो उसका उपयोग करने के लिए एक तरीका निकाला गया है कि उसकी जो लकड़ियां हैं उसको काटते हैं और मोटी मोटी जो लकड़ियां हैं उनको उनके टुकड़े करके कम ऑक्सीजन की सहायता से उनको कम ऑक्सीजन की सहायता से उसको ढेर लगा करके उसको जलाया जाता है। और कम ऑक्सीजन की सहायता की उपस्थिति में जब वो जलता है तो उससे जो कोयला बनता है उसको अपन बोलते हैं कास्ट चारकोल। या उसका दूसरा एग्जाम्पल, माताएं बहनें घर में चूल्हा जला करके जब खाना बनाती थी या आज भी बनाती हैं, कहीं पे जहां पर गैस नहीं पहुंचा है वहां पे खाना बनाती हैं, तो खाना बनाते समय उससे कोयला उत्पन्न होता है। खाना बनने के बाद में भी चूल्हे में या सिगड़ी के अंदर कोयला बचा हुआ रहता है। यदि उस कोयले को उठा करके किसी मटकी में या किसी बर्तन में हम डाल दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा करके उसका मुंह बंद कर दें तो होगा क्या? मुंह बंद करने से जितनी उसमें ऑक्सीजन है थोड़ी देर में कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। उसके बाद में एक्सटर्नल ऑक्सीजन चूंकि उसको नहीं मिल रही है तो वो कोयला धीरे धीरे बुझ जाएगा और उसमें कैलोरीज बची रहेंगी। उसको दोबारा हम जला करके उससे ऊर्जा उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं। तो ये कास्ट चारकोल। जंतु चारकोल जो है मरे हुए जानवर की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और जलाने के फलस्वरूप उनसे जो कार्बन जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं जंतु चारकोल। जंतु चारकोल जनरली हम लोग केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। यदि कोई कलर्ड कंपाउंड है या कलर्ड इम्प्योरिटी है तो हम उसको कलरलेस करने के लिए उसके अंदर एनिमल चारकोल डालते हैं, जो कि बहुत अच्छा कलर का एब्जॉर्बेंट होता है, कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से जो कलर्ड इम्प्योरिटीज हैं वो उसके साथ में निकल जाती हैं। शुगर मिल्स में काम में लिया जाता है। शुगर जो आज जो व्हाइट शुगर सफेद रंग की जो चीनी हमें मिलती है, एक्चुअली गन्ने से जब ये प्रोड्यूस होती है तो सफेद रंग की नहीं होती है, ये ब्राउनिश होती है। तो उसका ब्राउन कलर से व्हाइट कलर करने के लिए, उसको डीकलराइजेशन करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज जहां तक मेरी जानकारी है किया जाता है। काजल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि आप जलाएं तो वो धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। तो ये धुएंदार ज्वाला होती क्या एक्चुअली उसमें उस धुएं में होता है कार्बन पार्टिकल।
यदि हम उनको इकट्ठा कर लें, ऊपर बर्नर जला हुआ है और उसके अंदर हमें अगर उसको पर्याप्त हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो धुएंदार ज्वाला घर के अंदर जो गैस हम काम में लेते हैं, यदि उसका गैस का जो नीचे नोजल जहां से हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, यदि आप उसको बंद कर दें तो ऐसी स्थिति में घर के चूल्हे में या बर्नर में भी जो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगी और बर्तन काले करने लग जाएगी। तो बर्तन के ऊपर जो काली की जम रही है वो क्या है? वो काजल, कार्बन पार्टिकल्स। गैस कार्बन, वाहनों से जो एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं निकलता है, वो गैसेस फॉर्म के अंदर उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम गैस कार्बन की संख्या उसको दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे हैं क्रिस्टलीय अपरूप। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के वे अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं तथा एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, उन्हें कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल तीनों हम पढ़ने वाले हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरिन। अक्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के वे अपरूप जिनमें कोई निश्चित ज्यामिति तथा बंध कोण नहीं पाया जाता, इन्हें हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। उदाहरण कोल, कोक, कांच चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन, काजल, जो दैनिक जीवन में आप लोग इनको देखते हैं। अब हीरा, ये पहला डायग्राम जो है ये हीरे के कई सारे फेसेस को कटिंग किया हुआ हीरा है उसको शो कर रहा है, और दूसरा डायग्राम जो है इसकी बॉन्डिंग को शो करता है। इसकी बॉन्डिंग में हम देख रहे हैं कि इसमें ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। अभी मैंने टेट्राहेड्रल का आपको डायग्राम, ये मीथेन का आपको बना करके बताया था कि एक कार्बन के चार टेट्राहेड्रली 4 कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के ऊपर और एंगल के ऊपर, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे? जैसे ये वाला एक टेट्राहेड्रल है, दूसरा इस कार्बन का, ये टेट्राहेड्रल में से ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस दूसरे कार्बन से, इस तीसरे कार्बन से, और यूं संयुक्त होकर के ये एक टेट्राहेड्रल बनाता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक कार्बन अगले 3 कार्बन के साथ में 4 कार्बन के साथ में संयुक्त होकर के एक टेट्राहेड्रल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, और इस प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायमंड का बनता है। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ आवंतित होकर बॉन्डिंग करके एक दृढ़ त्रिआयामी 3 डायमेंशनल चतुष्फलकीय सॉलिड 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। 3 डायमेंशनल से मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के ऊपर उसके बॉन्ड बनते हैं। ये स्ट्रक्चर में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन के 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रली, जिनमें बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का या 109.5 डिग्री का। ये स्ट्रक्चर जो बता रहा है, इसमें जो रेड लाइंस हैं ये एक टेट्राहेड्रॉन की आउटलाइन को बता रही हैं, जबकि अंदर वाली जो ब्लैक लाइंस हैं वो शो कर रही हैं इसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को। ये स्लाइड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को शो कर रहे हैं अपन। कार्बन एटम्स in diamond are arranged in a highly systematic repeating tetrahedral arrangement with tight covalent bonds between atoms. This arrangement gives diamonds its hardness and ability to be cut and faceted into a variety of shapes. तो यहां पर भी यदि आप डायग्राम को आप देखेंगे तो ये एक टेट्राहेड्रल है, ये थोड़ा सा पहले वाले डायग्राम से थोड़ा सा खुला हुआ डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक टेट्राहेड्रल, इसका फिर ये दूसरा कार्बन, और ये बना रहा है फिर दूसरा टेट्राहेड्रल, फिर ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन जिनके साथ में बना रहा है ये तीसरा टेट्राहेड्रल। इसी प्रकार से ये अन्य टेट्राहेड्रल एक दूसरे से कॉम्पैक्टली बंधे हुए रहते हैं। डायमंड जो है वो कार्बन का अति शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया कुचालक, और जहां तक मेरी जानकारी है और भी 3 वर्ड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुचालक, अचालक, सुचालक, अर्धचालक।
अंग्रेजी में यदि बोले हम, कुचालक बेड कंडक्टर, अचालक नॉन कंडक्टर, अर्धचालक सेमी कंडक्टर, सुचालक गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर या सुचालक हम किसे बोलेंगे? उन पदार्थों को बोलेंगे जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का परिवहन कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको पहुंचा सके, उनको हम बोलते हैं सुचालक गुड कंडक्टर। अब बात रही कुचालक और अचालक की। कुचालक किसे कहते हैं? जो कि विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। अचालक किसे कहते हैं? जो कि विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। तो क्या ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं क्या? ऐसा लगता है। इनमें जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। शब्दों पे ध्यान दें। कुचालक या बेड कंडक्टर किसे कहेंगे? जो ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन अचालक नॉन कंडक्टर किसे कहेंगे? जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं अंडरलाइन कर सकते हैं। कुचालक नहीं करते हैं, अचालक नहीं कर सकते हैं। तो करते तो दोनों ही नहीं है, लेकिन अचालक कर ही नहीं सकते हैं, यानी संभावना ही खत्म है। जैसे रबड़, सूखी हुई लकड़ी, ये कभी भी विद्युत या ऊष्मा का चालन नहीं करेंगे। रबड़ के दस्ताने इलेक्ट्रीशियन या पोल पे जो हमारे भाई लाइन में चढ़ते हैं, वो रबड़ के दस्ताने पहन करके इलेक्ट्रिसिटी का काम करते ही हैं ताकि उनको करंट नहीं आए। तो ये कुचालक और इसका क्या कंसेप्ट हुआ? कुचालक में हम कह रहे हैं ये ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है कर सकते हैं कि नहीं किसी परिस्थितियों में। तो ये वर्ड जहां तक मेरा अध्ययन है उस समय का है जिस समय हमें अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर के बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय हम कुछ धातुएं ऐसी थी जो कि विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती थी, लेकिन यदि उनको गर्म किया जाए तो ऐसी स्थिति वो करने लग जाती थी, तो उनको बोला कुचालक। और जो बिल्कुल नहीं करती थी, तो नहीं करते थे एलिमेंट, उनको बोला अचालक। बाद में कंसेप्ट आया सेमी कंडक्टर, अर्धचालक का। यानी अर्धचालक आज हम किसे बोलते हैं? वे एलिमेंट जो कि सामान्य परिस्थितियों में विद्युत या ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए या उनकी कंडीशन चेंज की जाए, तो ऐसी स्थिति में जैसे जर्मेनियम है, उसमें होल्स होते हैं, टेम्परेचर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके अगले होल में चला जाता है, पीछे होल छोड़ जाता है, उस होल में पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इस प्रकार से होल का माइग्रेशन होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या इलेक्ट्रॉन आगे से आगे बढ़ता जाता है और विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको आज हम बोल रहे हैं अर्धचालक। तो जिस समय जानकारी नहीं थी उस समय हम इनको बोला करते थे कुचालक। तो आज हम नॉन कंडक्टर के लिए दूसरा वर्ड और यूज करते हैं, इंसुलेटर, जो कि इंसुलेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर के ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है, तो वो कभी भी विद्युत और ऊष्मा का चालन कर ही नहीं सकते। ठीक है। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, 3 डायमेंशनल जाल बना रहता है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। और अब तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है वो क्या है? डायमंड, हीरा। हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। तो आप इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि यदि 3843 में से 273 निकाल दें, जब भी तकरीबन 3,500 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देंगे, तब जाकर के हीरा पिघलेगा। इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोयले की परतों तथा चट्टानों पर दाब पड़ने से हीरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब, आर्टिफिशियल यदि डायमंड हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर सब्जेक्टिंग करें, उपचारित करें, तो उससे हम आर्टिफिशियल डायमंड को सिंथेसिस कर सकते हैं। उपयोग हीरे का, कांच को काटने में कटर के रूप में। कभी आपने कोई तस्वीर फ्रेम करवाई हो और कांच की शॉप पे गए हों, तो उसके पास में एक पेंसिल सी होती है, जिसकी आगे की नोक नुकीली सी होती है, बिल्कुल सुई के जैसी। तो वो जो आगे जो नुकीली सी उसकी पेंसिल है, वहां पर क्या होता है? एक्चुअली वहां पर छोटा सा डायमंड होता है। उस डायमंड से वो स्केल रख करके जो भी जितनी साइज का उसको कांच काटना होता है, तो उसके ऊपर एक बार उसको घुमाता है और उसके बाद में कांच को पकड़ करके जब वो तोड़ता है, तो वो जहां जहां उसने लाइन खींची वहां से वो कट जाता है। तो कांच को काटने में कटर के रूप में यूज करते हैं। चट्टानों में पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग होता है। फोनोग्राम जो पुराने जमाने में एलपी रिकॉर्डर चला करते थे, तो उसकी जो नीडल होती थी, जो एलपी के ऊपर चला करती थी,
उसके अंदर डायमंड का उपयोग होता है। कई रत्नों आभूषणों के निर्माण में हीरे का उपयोग होता है। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इसकी एक षटकोणी, इसके जो एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, और sp2 हाइब्रिड स्टेट में होने के कारण ये एक एटम दूसरे 3 एटम्स के साथ में बॉन्डिंग करता है। इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे, और ये लेयर टाइप इसकी संरचना होती है। ग्रेफाइट शब्द जो बना है वो बना है ग्रेफो शब्द से, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्योंकि हम अमूमन पेंसिल से लिखते हैं, और पेंसिल के अंदर क्या काम में आता है, अंदर शीशा, यानी सॉरी जिसको शीशा बोलते हैं बच्चे, वो एक्चुअली है क्या, ग्रेफाइट। तो उसे लिखने के काम में आता है, तो उससे इसका नाम पड़ा है ग्रेफो से ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में, एक ही प्लेन में षटकोणीय वलय हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें से एक बंद डबल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने बताया आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। और ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परतनुमा संरचना बनाते हैं, जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये ऊपर की लेयर है और ये नीचे की लेयर है, जो बीच में वीक बॉन्ड के द्वारा बंधी रहती है। इसी कारण से एक लेयर दूसरे के ऊपर सरकती जाती है। इसी कारण से हम जो पेंसिल को कागज पे चलाते हैं तो एक परत के ऊपर दूसरी परत सरकने के कारण उसका कार्बन नीचे उतरता जाता है, और वो हमें हमारी लेखनी के रूप में कागज के ऊपर उतरता जाता है। 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध होने तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयुक्त करता है। आटा चक्की में जहां पे पट्टा अभी भी कई जगह काम में आता है, तो मोटर से उसके चक्की के पार्ट को घुमाने के लिए पट्टे को यूज करते हैं, और वो मॉइस्चर की वजह से वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो उसमें ड्राई लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो कहीं कहीं पे ग्रेफाइट के जो कुछ फॉर्म्स हैं वो भी वहां पर यूज किया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जैसा अभी हमने चर्चा की कि इसमें संकरण होता है sp2, तो sp2 होता है तो इसमें केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बने, एक इसमें पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं लूज इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कंडक्शन करने में सक्षम होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यदि अपन बात करें, तीन ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे sp2, और इसके पास में एक क्या है, इसके पास में एक होता है पीजेड ऑर्बिटल। तो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी 2 एटम के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से बॉन्डिंग करेंगे। ये sp2 के बीच में बनने वाला सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर होगा इसके पास में एक पीजेड ऑर्बिटल, जो इसके साथ में कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बनाता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा का चालन कर सकते हैं। ग्रेफाइट काले दूसरे रंग का मुलायम पदार्थ होता है, जो आप सभी जानते हैं, देखा है आपने। ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है। इसके उपयोग पेंसिल में प्रयुक्त होता है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, तो चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। चिकना होता है, शाइनिंग होता है, इसलिए लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम आता है। नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आता है। मंदक क्वेंचिंग रिएजेंट किसे कहते हैं? एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें अथाह असीमित ऊर्जा का उत्पादन होता है।
और यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरने वाले लिटिल मैन, फैट मैन और लिटिल बॉय का काम करता है, विध्वंसक हो जाता है। इतनी अथाह ऊष्मा निकलती है कि ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। हम जो कोटा में जैसे नाभिकीय रिएक्टर हैं या जहां पे भी हमारे पास नाभिकीय रिएक्टर हैं, उन नाभिकीय रिएक्टर्स में हम इनका परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यदि ये इस रूप में विध्वंसक रूप में होंगे तो हमारे रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएंगे। इसलिए उनकी एनर्जी को कंट्रोल्ड रूप में काम में लेने के लिए उनमें क्वेंचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, मंदक डाले जाते हैं, जो कि उनकी ऊष्मा निकालने की गति को धीमा करते हैं और उसका हम कंस्ट्रक्टिव रूप में बिजली बनाने में या और दूसरे कामों के अंदर हम उसका उपयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट भी एक अच्छे मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। अगला जो पदार्थ है हमारा वो है फुलरीन। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये फुटबॉल की शेप का होता है। ये फुलरीन का स्ट्रक्चर है, साइड में एक फुटबॉल बना हुआ है। फुटबॉल के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ फेसेस तो ऐसे हैं, कुछ फलक ऐसे हैं जो षटकोणीय हैं, जो व्हाइट वाले हैं, और ब्लैक वाले जो हैं वो पंचकोणीय पेंटागोनल है, और ये व्हाइट वाले हेक्सागोनल है। ऐसे आप इसमें यदि देखेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? हेक्सागोनल फेसेज हैं, जबकि ये ऊपर वाला पेंटागोनल है, नीचे वाला पेंटागोनल है। तो इसमें दो प्रकार के फलक, दो प्रकार के फेसेज पाए जाते हैं, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बकीबॉल भी कहा जाता है। और अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया है। फुलरीन के अणु में 60, 70 या 70 से अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे स्टेबल जो फुलरीन है वो है C60, यानी जिसमें 60 कार्बन है, वो सबसे स्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। C60 की संरचना में, जैसा आपने पहली वाली स्लाइड में देखा, कि 32 फलक होते हैं, जिनमें 20 फलक हेक्सागोनल षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय पेंटागोनल होते हैं। C60 विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। फुलरीन गोल गुंबद के समान लगते हैं। फुलरीन के उपयोग नेचुरल गैस के शुद्धिकरण में इसको काम में लेते हैं, मोलिकुलर बेयरिंग के रूप में, आणविक बेयरिंग में इसको काम में लेते हैं, और उच्च ताप पर यदि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए तो ये अतिचालक हो जाता है। तो अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से ये कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप बन जाता है। धन्यवाद।